बांग्लादेश के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या वही वाला खेल यहाँ शुरू हो गया जो श्रीलंका में हुआ है? अब बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे, श्रीलंका में कौन सा खेल हुआ था। श्रीलंका में चाइना बड़े आराम से बैठा था ये सोचकर कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन अंतिम मोमेंट में खेल बदल गया। क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? आखिरकार 17 साल बाद बांग्लादेश का डार्क प्रिंस वापस आ रहा है। 25 तारीख क्रिसमस के दिन ये बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। क्या बड़ा बदलाव होगा? जहां एक तरफ इनका आना हलचल मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि यूनुस के कैबिनेट में इस्तीफे पे इस्तीफे पड़ रहे हैं। अब आगे यूनुस सरकार का बचना भी मुश्किल लग रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में एक समय आवामी लीग राज करती थी और फिर आवामी लीग की जगह पर खालिदा जिया की सरकार आई। खालिदा जिया की सरकार आने के बाद, वैसे तो अगर आप देखेंगे इतिहास उठा के, तो खालिदा जिया की सरकार और भारत में कुछ खास नहीं बनी। भारत में अगर रिश्ते बढ़िया रहे हैं तो वो रहे हैं शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के साथ ही। अभी अमेरिका के सांसदों की तरफ से लेटर लिखा गया, यूनुस को कहा गया कि आवामी लीग को इस चुनाव में भाग लेने दो। अगर आप चुनाव में भाग नहीं लेने देते हो तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहां से हुआ। लेकिन यूनुस सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि नहीं, आवामी लीग पर जो बैन लगा हुआ है वो बैन लगा रहेगा। हम उन्हें चुनावों में भाग लेने के लिए नहीं दे सकते हैं। यानी बांग्लादेश में फिलहाल आवामी लीग का खेल खत्म। अब आवामी लीग का खेल खत्म तो इसका क्या मतलब है? क्या भारत की यहाँ पर पहुंच अब खत्म हो रही है? पहुंच कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि बांग्लादेश के साथ सौहार्द वाली बात हो। तो यहाँ पर अब अचानक से जब जमात और यूनुस ये सोच कर बैठे थे कि कहानी लगभग खत्म हो गई, आवामी लीग को हमने बैन कर दिया है, खालिदा जिया की हालत ऐसी है कि वो इस चुनाव को लड़ नहीं सकती है, खुद वो सैया पे पड़ी हुई हैं, तो ऐसे में जो रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा था वो रास्ता थोड़ा बंद होता हुआ अब दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये शख्स जो इस बार बांग्लादेश की जमीन पर उतरा है, ये तारिक रहमान है। 17 साल बाद इसने वतन वापसी की है और बांग्लादेश में सत्ता का नया खेल अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो इन्हें डार्क प्रिंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तब कहा जाता है कि एक मीटिंग में शेख हसीना के ऊपर बम चले थे और इस बम में शेख हसीना बाल बची थी, किसी तरीके से जान उनकी बची थी। बाद में उस बम विस्फोट का आरोप लगने लगा तारिक रहमान के ऊपर। तारिक रहमान यानी कि खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे, इनके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद जमानत पर ये बेल लेकर निकले कि मेरी तबीयत खराब है, मैं लंदन में इलाज कराना चाहता हूँ, और ये लंदन पहुँच जाते हैं। लंदन पहुँचने के बाद ये वापस ही नहीं आते हैं। इस डर से वापस नहीं आते हैं कि अगर वो बांग्लादेश में वापस आएंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अब 17 साल बाद वापस आए। ऐसा कैसे? ऐसे कि यूनुस सरकार जो नई आई उसने कई सारे पुराने केस को हटा दिया है। खास तौर पर आवामी लीग की तरफ से जो केस ठोके गए थे वो सारे केस वापस ले लिए गए हैं। खालिदा जिया जिनकी पार्टी को मान लिया गया था कि अब इस चुनाव में वो दिखने, अब तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में एक ऐसे मौके पर हो रही है जब बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है और जिस दिन इनकी एंट्री हो रही है उस दिन बम विस्फोट भी कई जगहों पर कथित तौर पर बांग्लादेश के अंदर सुनने को मिल रहा है। अब ऐसे में इस डार्क प्रिंस जिनके ऊपर पहले कई सारे मुकदमे, कई सारे आरोप थे, जिसकी वजह से ये लंदन से वापस नहीं आ रहे थे, ऐसे मौके में वापस आए हैं। अब वापस आने के बाद क्या ये भारत के लिए सही होने वाला है या फिर भारत के लिए गलत होने वाला है? पहली बात तो
मैं आपको बताऊं, यूनुस की जो कैबिनेट है ना, उस कैबिनेट में अब तीतर बीतर होना शुरू हो गया है। ये कुर्सी एक ऐसी चीज है, इस कुर्सी पर एक बार बैठने के बाद जल्दी लोग उठना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही यूनुस के साथ भी है। कहीं ना कहीं यूनुस के मन में भी इस गद्दी में लंबे समय तक बैठने की बात थी, लेकिन गद्दी किसी की होती नहीं है। यूनुस ये चीज शायद समझ नहीं पाए। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी है। यूनुस कैबिनेट से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस को ताजा झटका तब लगा है जब गृह मामलों से जुड़े राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि ये इस्तीफा क्यों हो रहा है? ये इस्तीफा हो रहा है कट्टरपंथियों के दबाव के वजह से यूनुस प्रशासन में। अब लोग चाह रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो चाह रही हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चुनाव, और इस मौके को भुनाना हर कोई चाह रहा है, चाहे वो जमात ही क्यों ना हो। छात्र नेता सलाहकार नाहिद इस्लाम ने 2025 की शुरुआत में सलाहकार परिषद छोड़ दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार महफूज आलम ने 10 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार ने 10 दिसंबर को दे दिया। और अब ये तो यूनुस की सरकार तो हिल चुकी है, पर अब क्या तारिक अगले पीएम बन सकते हैं? बांग्लादेश का जिस तरीके का इतिहास है और जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, कहा जा रहा है लाखों की भीड़ तैयार हो रही है तारिक रहमान को सुनने के लिए। और खालिदा जिया देश के नाम एक संबोधन देने वाली है, और इस संबोधन में क्या होगा ये लगभग सभी को पता है। खालिदा जिया नेतृत्व सौंपेंगी बीएनपी का तारिक रहमान को, और पीएम कैंडिडेट के लिए चेहरा बनाएंगी तारिक रहमान को। ये चीज स्पष्ट दिख रहा है। अब अगर तारिक रहमान जीतते हैं, जो संभावित है कि जीत जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? क्या भारत के लिए ये ठीक होगा या नहीं होगा? तारिक रहमान के अगर इतिहास को आप देखें तो इतिहास में ऐसा है कि तारिक रहमान भारत के खिलाफ रहे हैं, उनकी माताजी भी भारत के खिलाफ रही हैं, लेकिन यूनुस से कहीं बेहतर तारिक रहमान होंगे। और तारिक रहमान को डील कर पाना भारत के लिए आसान होगा, यूनुस को डील कर पाना आसान नहीं होगा। यूनुस पूरी तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। ऐसे में यूनुस से अच्छे की उम्मीद करना वो बेमानी होगी। अब यहाँ मैंने क्यों कहा कि क्या यहाँ श्रीलंका वाला खेल होगा, और जिस तरीके से चाइना के चाल को मात मिली, क्या वैसा ही होगा? अनुरा दिसानायके श्रीलंका में ये चेहरा बहुत चर्चा में आया, और ये चेहरा इसलिए चर्चा में आया कि विक्रम सिंघे के उतरने के बाद कहा गया कि अनुरा दिसानायके ही राष्ट्रपति बनेगा, और अगर राष्ट्रपति बनते हैं अनुरा दिसानायके ही राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे, और अगर राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं अनुरा दिसानायके तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब चाइना का फुल सपोर्टर, और चाइना का फुल सपोर्टर का मतलब ये हो गया भारत के विरोध में श्रीलंका जाएगा। पूरी दुनिया ने यही कयास लगाकर इसी उम्मीद से सारे बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ खेल पलटा और ये देखने को मिला अनुरा दिसानायके सत्ता पे तो आए, लेकिन ये भारत के सपोर्ट में खड़े रहे। अभी श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। हमने देखा भी किस तरीके से भारत ने मदद भी दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, किसी निर्वाचित सरकार के साथ आप जब डील करते हैं तो वो डील करना ज्यादा आसान होता है। इस तरीके से किसी को लाकर बिठा दिया गया और फिर उसके साथ डील करते हैं तो ये मुश्किल होता है। मुइजू शुरुआती दौर में इन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, लेकिन आखिरकार इनके साथ डील करना आसान हुआ। आज की डेट में मालदीव भारत का बहुत पक्के वाला दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। भारत भी अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, मालदीव में खड़े होकर निगरानी भी कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।